ओके तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है, एंड वो आपने 10th में पढ़ी हुई भी है तो फटाफट से कवर करेंगे। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन या एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो टर्म्स होते हैं ना उनके बीच में इक्वल डिस्टेंसेज होते हैं, और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपीयर होती भी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईयर्स की बात करें, ठीक है, तो 1995, फिर 1996, फिर 1997 या इस तरह से, ठीक है, या 2015, 2016, 2020, मतलब बीच में जो भी है टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या है कि इनके बीच में गैप फिक्स है 1 यूनिट, सो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बीच में फिक्स्ड यूनिट है गैप का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ ऐसी वो नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि आपके पास अब उसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब वापस से देखो यहाँ पे ये कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, ये जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत कोई खतरनाक चीज़ें नहीं है। बच्चे नोटेशन में कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ये क्या आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। 1 से शुरू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स, एंड देव गॉट अ डिस्टेंस 2 बिटवीन देम, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो nth टर्म, पहला होता है nth टर्म, वो होता है आपका a प्लस n माइनस 1 डी, जहाँ पे a होता है आपका पहला टर्म, n होता है n की वैल्यू, और d होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, उसका मतलब होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज में कितने का अंतर है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू कितनी है, कोई भी दो के बीच में डिस्टेंस ले लो जो अगल बगल में हो, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, बस हो गया। अब जैसे तुम्हें बोला जाए कि a3 की वैल्यू निकालनी, a3 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म 1, 2, 3, ठीक है। तो अपन निकाल के देखते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। a प्लस n माइनस 1, n कितना है 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 हमारा वैल्यू भी था। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। तो बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, बस ये है कि कुछ नंबर्स जो अगल बगल में लिखे हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, एज ऑफ n, वो होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये है आपका लास्ट टर्म और ये आपका फर्स्ट टर्म। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू ये होती है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला टर्म हो गया, एंड क्योंकि n टर्म्स थे, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, या n टर्म, तो ये क्या हो गया आपका लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म यानी nth टर्म, ठीक है। तो इसको कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। l क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक है। अब जैसे अपन इसका सम करें 4 तक, तो s4 कितना हो जाएगा आपका 4/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, 2a कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 डी, 4 माइनस 1 इंटू 2, सम करो कितना होता है 2 इंटू ये 2 प्लस 6 यानी 16। अब काउंट करके देखते हैं, 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 कितना होता है, ये हो गया आपका 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, ठीक है। मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एपी में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर कुछ भी टर्म्स साथ में ऐड करते हो तो भी एपी रहती है। सब में आपने +1 +1 +1 +1 कर दिया, सब एपी रहेंगे, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस का चेंज होगा नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस डज नॉट चेंज व्हेन यू ऐड समथिंग, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो डिफरेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, सारे टर्म्स को इंटू टू कर देते हो, मतलब 2, 6, 10, 14, समझ रहे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 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 ऐसी चीज़ बनाते हो ना, तो ये भी एपी में रहेगी। बट इनका जो डिफरेंस है, ए की वैल्यू डबल हो जाएगी और डी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ए की वैल्यू डबल क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए, और डी की वैल्यू क्यों डबल होगी, क्योंकि जैसे ये पहले 2 था अब ये 6 हो गया, तो पहले इक्वेशन डिफरेंस 2 था, तो वो भी डबल हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वैल्यू अगर ए थी और उसके बगल वाली वैल्यू अगर a प्लस 2d थी, a प्लस डी थी, तो ये अब 2a हो गया और ये 2a प्लस 2d हो गया, समझ रहे हो। मतलब मैंने अगर एक टर्म जैसे a प्लस डी है, जैसे कोई दो टर्म्स एपी के, ठीक है, तो दो टर्म्स अगर कॉन्जिक्यूटिव लेने तो उसको अपन a ले सकते हैं और a प्लस डी ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमें लेना है उनके बीच में, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a बनेगा और ये 2a प्लस 2d बन जाएगा, तो इनके बीच में डिफरेंस 2d आ गया, तो डिफरेंस 2d हो जाता है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा
और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कुछ सोचने के तरीके बता रहा हूँ, जैसे डिवीजन इज इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल। ये कुछ सिंपल फंडे हैं जो आप लगा सके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें रहती हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ रहती है, ठीक है, जो ऑब्वियस ही चीज़ है बट फिर भी इसको थ्योरम बना देते हैं कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक के कोई टर्म्स ऐड करोगे तो उनका सम सेम रहेगा। जैसे देखो ये दोनों 16 है, इन दोनों का सम कितना है 16 है, इन दोनों का सम कितना है 16 है, इन दोनों का सम कितना है 16 है। ठीक है, मतलब अब जैसे तुम बोलते कि यार भैया यहाँ पे अगर और टर्म्स होते तो यहाँ पे तो इवन थे तो उसी को उसी से ऐड कर दो तो भी हो जाता है। मतलब पॉइंट इज कि ये अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करते हो ना, मतलब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड, तो उनका सम कांस्टेंट हो जाता है, जो अंडरस्टैंडेबल है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इस सीरीज में आपका नंबर जो है वो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं इधर लीनियरली। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो ये यहाँ से ए से शुरू हुआ और फिर लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम ये एरिया आप ऐड करोगे, ये और ये लेंथ तो सेम होनी चाहिए ना यार, क्योंकि उनका एवरेज सेम आ रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ तुम सोच सकते हो। ठीक है, जैसे कि बेसिकली ये थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो दोनों ने एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर दिया। ये चलो थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन इतना बड़ा ये भी नहीं है, ये इससे थोड़ा छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा है, तो ऐड करोगे तो सेम रह जा रहा है। इस तरह कुछ सिंपल चीज़ें रहती हैं। अब कभी कभी एक चीज़ बोली जाती है कि तुम्हारे पास दो नंबर से ए और बी, इनके बीच में हमने n अरिथमेटिक टर्म्स घुसाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि तुमने इसके बीच में n टर्म्स घुसाएं। ठीक है, a1 a2 a3 से लेके an तक। ठीक है, सच दैट कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं n अरिथमेटिक मीन्स का इंसर्शन। ठीक है, वापस सुन लो, n टर्म्स घुसाएं तो टोटल टर्म्स अब कितने हो गए n+2। ठीक है, तो इसका अपन कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं शुरू तो ए से होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पता है तो आप ये a1 ए से लेके an निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब देखो, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये n+1 टर्म होगा, तो ये n+2 टर्म होगा। ठीक है, अपन लगाते हैं फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, तो यहाँ पे a ऑफ n+2 अपन देखें वो भी सेम रहेगा। समझ रहे हो, मैंने n की वैल्यू n+2 डाल दी, बस मैं n+2th टर्म देख रहा हूँ। तो n+2th टर्म क्या था, b था, b इक्वल टू a प्लस n+1d। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1। तो ये एक तरह से क्वेश्चन ही है। ठीक है, लोग इसको लाइक पीपल इसको थ्योरी की तरह समझा देते हैं, बट आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन। तो ये आप याद रख सकते हो कि अगर आपको दो नंबर दिए a और b, उनके बीच में आपको n अरिथमेटिक टर्म्स डालने, मतलब ऐसे n टर्म्स घुसाने सो दैट दीज थिंग्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहला टर्म तो a हो गया आपका, उसके बाद आपको a+d लिखना है, फिर a+2d लिखना है, ऐसे लिखते जाओगे तो लास्ट में आपका फिर लास्ट में आपका b बचेगा। ठीक है, और ये d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू होगी इतनी, b माइनस a अपॉन n+1। अब यहाँ पे देखो, ये सब चीज़ें बहुत ईजी सी चीज़ें हैं। तुम्हारा जब प्रिपरेशन खत्म होगा ना, तुम लोग हंस रहे होगे कि यार हम इन चीज़ों में उलझते थे। ठीक है, ये कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। कुछ बच्चों के नोटेशन कभी कभी अजीब लग जाती है कि यार ये n+1 क्या है, n कभी n लिख दिया, कभी n+2 लिख दिया, तो कुछ भी नहीं है। n की जगह मेरे पास n+2 लिख दिया, खत्म। नाम है कल्पित की जगह कल्पित+2 नाम कर दिया मैंने अपना, खत्म, सिंपल। ठीक है, n की वैल्यू मैंने n+2 पुट कर दी, n में तो कुछ भी डाल सकते हैं, n+2 डाल दो, उससे हमारे पास b की वैल्यू आ गया। क्यों डाला, क्योंकि a ऑफ n+2 कितना था, ये काउंट किया, अरे ये तो b है, b हमें पता है, तो ये इसलिए किया। ठीक है, तो ये कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं है ये सब। जैसे ये बताया, कुछ बच्चे सोचेंगे अरे मैथ्स इज सो ब्यूटीफुल कि ये ऐड करने पर 16 आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो यही था। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जैसे कभी कभी बोलेंगे कि आपके पास एक एपी है, ठीक है, या एपी नहीं है, आपके पास कोई सीक्वेंस है। सीक्वेंस बोलना वैसे सही नहीं रहेगा। अब हाँ चलो, आपके पास एक एपी है सच दैट कि उसका जो nth सम है ना, वो है आपका 3n² प्लस 5n। ठीक है, 3n² प्लस 5n उसका nth टर्म्स का सम है। देन बोला है कि उसका टर्म nth कितना है, यानी nth टर्म कितना है। तो यार याद करो, फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, n/2 2a प्लस n-1d होता है क्या आपका समेशन टिल n टर्म्स, वो दे रखा है आपको 3n² प्लस 5n। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इसको अपन एक्सपेंड करें तो क्या होगा, Na ये अगर Na प्लस सोडियम वाला नहीं है ये Na प्लस n²d/2, ठीक है, माइनस n/d/2 इक्वल टू 3n² प्लस 5n। ठीक है, अब टर्म्स कंपेयर करो,
तो ये एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहाँ पे है, d/2, ठीक है, क्वाड्रेटिक है एक तरह से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है एन स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि इसमें n वेरिएबल है, d और ये तो कांस्टेंट्स है ना जो हमें फाइंड करने, बता नहीं रखे तो हमें फाइंड करने हैं वो, तो ये n के अंदर इक्वालिटी का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया ये तो d के अंदर लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, तो भाई d हमें फाइंड, हमें n वेरी होगा ना इस इक्वेशन में, n टर्म्स का दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम्हें s1 निकालना है तो तुम n की वैल्यू चेंज कर रहे हो, s2 निकालना है तो n की वैल्यू 2 रख रहे हो, n की वैल्यू चेंज हो रही है, a और d तो इस AP का कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको टच नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में तुम ये चीज़ लगाओ, एक रूल की तरह याद रख लो, बट तुम जैसे जैसे मैथ्स में आगे बढ़ोगे तुम्हारी बुद्धि इंप्रूव होगी, यू विल अंडरस्टैंड अभी मैंने क्या बोला, ठीक है। तो हमने क्या किया, d/2 की वैल्यू यहाँ से हमने देखी कि यार n स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो d की वैल्यू होनी चाहिए 3, d/2 की वैल्यू होनी चाहिए 3, तो d आ गया आपके पास 6। अपने देखा n का कोएफिशिएंट, तो n का कोएफिशिएंट देखोगे तो a माइनस d/2 है, a माइनस d/2 वो हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है, n कॉमन लिया तो a माइनस d/2 5 है, तो d तुमने डाला 6, तो कितना हो गया, a इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब tn कितना होता है AP में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, तो ये आ जाएगा आपका 6n प्लस 2, खत्म, ठीक है। तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन एक तरह से तुम मान लो AP में, ठीक है मतलब इसके अंदर सब सम ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, nth टर्म वाली चीज़ें सब कुछ आ गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं एक्चुअली। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 1, दो APs हैं, उनके अंदर ये उनका रेशियो है, मतलब दो APs के सम ऑफ टर्म्स का रेशियो ये है 3n स्क्वायर प्लस 1 बाय 5n स्क्वायर प्लस 1, कॉमन क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन NCERT में दिया हुआ है तुम्हारे मिसलेनियस में, कुछ भी नहीं करना है, इस तरह के फॉर्मेट में लेके आना है, n/2 कट जाएगा, फिर तुम्हारे पास ये बचेगा, फिर तुम्हें क्या करना है कि 2a प्लस n माइनस 1d है, इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करो कि ये इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या चलो कर ही देते हैं यार तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास दो APs, मैं फटाफट समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में कराने वाला नहीं था, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ने वाला था, बट मैंने सोचा करा ही देते हैं। तो मेरे पास दो APs हैं जिनका सम ऑफ टर्म्स s1 अपॉन s2 का जो रेशियो है वो है 3n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 1। तो बताओ कि उनके 11th टर्म्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब है फर्स्ट AP का 11th टर्म डिवाइड बाय सेकंड AP का 11th टर्म। अब ये स्क्वायर नहीं है, ये बता रहा है कि कौन सा AP में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि अगर n टर्म्स है, ठीक है, तो फर्स्ट AP का सम कितना होगा, n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, क्योंकि n टर्म्स कंसिडर किए हैं, और नीचे क्या आएगा n/2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, जहाँ पे a2 और d2 इनके वो हैं फर्स्ट टर्म और डिवाइड डिफरेंस वाली जो चीज़ होती है, तो n/2 कैंसिल हो गया, ये हमें दिया हुआ है कितना 3n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 1, और सॉरी ये n स्क्वायर नहीं होगा, ये n होगा, ठीक है, समझ जाओ ये मैंने गलती इसलिए की थी ताकि तुम लोग, मैं कभी कभी क्या है कि ऐसा करता हूँ कि गलत कर देता हूँ ताकि तुम लोग कैच कर पाओ कि यार मैंने गलत किया है, लेकिन अब भी गलती सच में थी ठीक है। तो n/2 कैंसिल, तो अपने पास अब डिवाइड बाय 2 भी कर दो, तो अपने पास ये आ गया, ठीक है, आ गया। अब मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर तुम n-1/2 की वैल्यू अगर 10 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सत्य बताओ। और तुम अगर ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट AP का 11th टर्म है, क्योंकि फर्स्ट AP का 11th टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 11 माइनस 1d, क्या हो जाएगा वो a प्लस 10d, ठीक है। तो ये फर्स्ट AP का 11th टर्म लिखा हुआ है, हमें यही तो पूछा था भाई, और ये क्या है सेकंड AP का 11th टर्म, और हमें यही तो पूछा था। तो कुछ नहीं किया हमने ये वैल्यू पटक के यहाँ डाल दी n की वैल्यू। अब n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 21, ठीक है। तो मैंने तो आप 21 की वैल्यू आप यहाँ डालो, तो 64 अपॉन 106 सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। क्वेश्चन ये था कि आपके पास दो APs हैं जिनका जो रेशियो है ऑफ सम ऑफ देयर nth टर्म्स वो है 3n प्लस 1 अपॉन 5n प्लस 1, तो उनके 11th टर्म का रेशियो पूछा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस, तो देखो मैथ्स में वही है, अब ये क्वेश्चन देख के पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे रट लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन जेई में नए क्वेश्चन आएंगे तो तुम वहाँ कुछ रट्टा पट्टा कुछ नहीं गा पाओगे। तो वहाँ पे कैसे सोचना है कि यार हमें मैथ्स में ये चीज़ पता है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा था। अब हमने सोचा कि मेरे पास फॉर्मूला क्या क्या है, फॉर्मूला मेरे पास केवल एक है, सम ऑफ AP,
ठीक है, अब देखने में पता नहीं चला कैसे करेंगे, बट जहाँ जितना तुम लगा सकते हो फॉर्मूला उतने लगाओ। फॉर्मूला याद है, लगाया तो देखा अरे भाई यहाँ पे तो एन कैंसिल हो गए और मेरे पास क्या बचा 2a1 प्लस n-1d1 प्लस ये बचा फिर अपने पास, ठीक है, ये रेशियो। अब हमने बोला यार कि यार ये तो देखा हुआ लग रहा है, ये तो nth टर्म के सम जैसा लग रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया तो a1 प्लस n-1d1 a2 प्लस n-1/2 d2 ये आ गया। ये तो यार ये तो देखा हुआ लग रहा है। तो मैंने बस इतना बोला कि अगर हमें T11 चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा। और ये कब आएगा जब अपन n की वैल्यू 21 डालते हैं। क्यों n की वैल्यू 21 डालते हैं, यहाँ पे देखना तुम a प्लस 10d और a2 प्लस 10d2, तो n की वैल्यू 21 डाल दो। अब हमें दे रखा है कि यार इस चीज़ की रेशियो इतनी होती है, तो ये T11 ही है एक तरह से, तो n की वैल्यू 21 डालते ही आंसर आ गया। ठीक है, तो मैथ्स में देखो वही है, पहले हमने फॉर्मूला डाला, ठीक है, फॉर्मूला डाल के कुछ पता चला कि हाँ यार ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, फिर मैं सोचा कि मैं पूछा क्या है, तो पूछा हमें क्या था, ये पूछा था, ठीक है, ये चीज़ पूछी थी हमने। तो यार फिर हमने सोचा है कि इसमें हम क्या तिकड़म लगाए कि यार ऐसा कुछ बन जाए। तो हमने देखा अच्छा हाँ यार n की वैल्यू 21 डाल तो हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स है ट्रिक के। पहला ये कि हमने यार ये रिडक्शन किया, तो अब कुछ बच्चे तो यार सोचेंगे यार ये तो हमने क्वेश्चन किया ही छोड़ देते हैं, वो गलत है। तो क्वेश्चन नहीं किया यार तो सोचना है ना यार कि यार फॉर्मूला तो लिखे, एटलीस्ट फॉर्मूला लिखा, अच्छा हाँ ये चीज़ अच्छी हुई। दूसरी ट्रिक ये सोचनी थी कि यार अपन को डिवाइड बाय 2 कर दे तो यार ये तो अपने एपी के टर्म्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये दूसरी ट्रिक सोचनी थी। तीसरी ट्रिक क्या सोचनी थी कि अच्छा हाँ अगर यार n की वैल्यू में 21 डाल दूँ तो आंसर आ जाएगा। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये तू कैसे सोच सकता है, तो एकदम से कोई भी नहीं सोच पाता है। ठीक है, अब तुम फॉर्मूले अगर याद होंगे तो तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे, तुम्हें फिर और फॉर्मूले याद होंगे तो तुम यहाँ भी पहुँच जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बार पहुँच के बाद बहुत ज़्यादा कोई जीनियस नहीं चाहिए ये पता करने के लिए 21 डाल के आंसर हो रहा है। ठीक है, तो कोई बहुत जीनियस वाली चीज़ें नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो खैर ये क्वेश्चन था, आपको याद रखना है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म, और दोनों को ऐड करते हैं तो वो होता है इंसर्शन ऑफ n मीन्स बिटवीन 2 टर्म्स। ये सब याद रखना, ये कुछ क्वेश्चन है जो कॉमन है, मैंने करा दिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा बहुत सारी थ्योरी है एपी के अंदर, बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि कुछ मल्टीप्लाई करें तो नई एपी कैसी होगी, या कोई डिवाइड करें तो नई एपी कैसी होगी, और एपी के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस करते रहते हैं लोग बाग, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक्स पता है और समझ में आता है ना कि यार ये चीज़ कैसे की मैंने, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब बच्चों को यही चीज़ें नहीं आती और तुम अजीब चीज़ों में उलझते रहते हो तो क्या मतलब है। बट अभी के लिए मैंने जैसा कहा कि कम समय में अगर रिवीजन करना है, दिस इज इनफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।